हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय 6 बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2024। आज है डे 5। आज की देवी है स्कंद माता और आज का कलर है वाइट। वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है पीस एंड प्योरिटी। और आज का टॉपिक भी हमारा है स्किन एंड हेयर्स। और हमारे आज के गेस्ट है डॉक्टर वृषाली पाटिल। तो चलिए आज उनके साथ में डिस्कस करते हैं स्किन और हेयर के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, नवरात्रि टॉक शो 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम डॉक्टर वृषाली पाटिल। थैंक यू। आज हम इनसे सुनेंगे स्किन और हेयर के बारे में। आप MBBS ड्रामेटोलॉजिस्ट है। आप फुल टाइम कंसल्टेंट एज ड्रामेटोलॉजिस्ट एट सरस्वती स्किन एंड लेजर सेंटर, विजिटिंग कंसल्टेंट एट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटोलॉजी लातूर। लास्ट 10 ईयर से लातूर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैम, आज का टॉपिक जो है सब फीमेल्स के वेरी क्लोज टू हार्ट ऐसा टॉपिक है, सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो ये टॉपिक के बारे में अभी हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक में दादी नानी के नुस्खे भी आज भी हम लोग आजमाते हैं, फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ लेटेस्ट प्रोडक्ट, मार्केट में कुछ भी नया आया हो वो प्रोसीजर और प्रोडक्ट भी हम लोग बहुत इजीली यूज कर लेते हैं। तो स्किन और हेयर के प्रॉब्लम के बारे में माइंड में बहुत सारे छोटे मोटे डे टू डे एक्टिविटीज में भी काफी सवाल हमको रहते हैं। तो ये सब सवालों के जवाब आज हम आपसे समझ के लेना चाहेंगे। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अच्छी और हेल्दी स्किन के लिए क्या करना चाहिए? स्किन को हम बॉडी का मिरर बोलते हैं। तो अच्छी और हेल्दी स्किन के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे जरूरी है डाइट। डाइट आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिससे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो। सिट्रस फ्रूट्स है, संतरी, मौसम्बी है। ये इन चीजों का फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए। फिर वेजिटेबल्स में बेरीज, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम जिसे बोलते हैं हम, वो रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम बहुत जरूरी है अच्छी स्किन के लिए। इससे कोलेजन भी बूस्ट होता है। और जो चीजें हमें कम से कम खानी चाहिए स्किन के लिए वो है एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल और मैदा। और इन सब चीजों से क्या बनता है? तो वो फास्ट फूड बनता है। हाँ, तो फास्ट फूड या जंक फूड हमें थोड़ा सा कम खाना चाहिए। और दूसरा है हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की डीप स्लीप होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। मिनिमम 4 लीटर्स पानी तो दिन में पीना चाहिए। हाँ। और इन सब चीजों के बाद आपको स्किन केयर, आपका एक रूटीन अच्छे से सेट करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आपको हेल्दी और ग्लोइंग स्किन आप पा सकते हो। राइट। तो ये जो बेसिक चीजें हमने समझ ली है, उसके बाद में कि जैसे कि अलग अलग स्किन टाइप होते हैं। हम लोग बोलते हैं किसी का स्किन ड्राई है, किसी का ऑयली है। तो उसके अकॉर्डिंग स्किन रूटीन कैसे होना चाहिए अपना? अच्छा, देखिए अभी स्किन टाइप अलग अलग होते हैं। एक तो ड्राई स्किन होता है, एक ऑयली स्किन होती है, एक होती है कॉम्बिनेशन स्किन। तो ड्राई स्किन जिनकी होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। सो आपका एक बेसिक रूटीन होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में क्लिनजिंग के बाद आप सीरम्स लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स लगा सकते हैं जो मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा। उसके बाद आता है आपका मॉइस्चराइजर और उसके बाद फिर सनस्क्रीन।
अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन आप जेल बेस्ड यूज करना चाहिए, तो वो आपकी स्किन को ज्यादा ग्रीजी नहीं बनाएगा। ये तो मॉर्निंग का हो गया। फिर नाइट का भी एक आपका रूटीन होना चाहिए, जैसे कि नाइट में फिर से क्लिनजिंग करना चाहिए, और अगर आपको पिगमेंटेशन है या कोई स्किन इश्यूज है तो उसके हिसाब से सीरम्स या मेडिसिन यूज करने चाहिए, और फिर एंड में मॉइस्चराइजर लगा के फिर आपका डे खत्म होना चाहिए। ओके ओके। तो डे एंड नाइट, मॉर्निंग का और नाइट हाँ। का जो रूटीन है हाँ। वो अगर आप फॉलो करोगे तो स्किन और भी हेल्दी और Healthy। मेंटेन रहेगी। हाँ। राइट। तो ये पिगमेंटेशन के बारे में अभी अगला मेरा सवाल था हाँ। कि टैनिंग हो, पिगमेंटेशन हो, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे टैनिंग तो पता है, बट उसके साथ साथ में हाँ। पिगमेंटेशन क्या अलग हाँ। होता है, और उसके प्रिवेंशन क्या होने चाहिए? अगर वो नहीं होना है उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर वो हो गया है हाँ। तो उसके लिए भी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पिगमेंटेशन के दो मेन रीजंस हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स में धूप है, एनवायरमेंटल मतलब पोल्यूटेंट्स है, इन सब चीज़ों का असर कंटिन्यूसली आपके स्किन पे होता है। और इंटरनल फैक्टर्स में आपके हार्मोन्स है, किसी किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड है, तो इनमें पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी एक चीज़ है, जो ड्रग्स मेडिसिन आप लेते हैं, सपोज बर्थ कंट्रोल पिल्स है या ओसी पिल्स जिसे हम बोलते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ सकता है। फिर नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी पिगमेंटेशन आता है, जो बहुत सारे लोगों में वो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद भी वो वैसे का वैसा रह जाता है। और एक चीज़ है कि आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स, अलग अलग सीरम्स है, फिर जो भी कॉस्मेटिक्स है, हर किसी चीज का आपके स्किन पे असर होता है। सो विदाउट नॉलेज अगर आप एक के बाद एक लगाते जाओगे, ब्रांड चेंज करोगे विदाउट टेस्टिंग, तो धीरे धीरे एक तरह का पिगमेंटेशन आने लगता है, जैसे कि मेलानिन स्टिमुलेट होता है। और सेम और एक बात है इसमें, आपका हेयर कलर यूज। अब जो बहुत सालों से हेयर कलर यूज करते हैं तो उनमें एक अलग तरह का पिगमेंटेशन दिख के आता है, जो यूजुअली आपके लैटरल साइड ऑफ फेस, मतलब साइड से पिगमेंटेशन दिख के आता है। हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ योर हेयर कलर। हाँ, तो उसमें भी आप हेयर कलर ठीक है कर रहे हो तो स्पेसिफिक ऐसे उसके मतलब प्रोटोकॉल है जो आप अगर फॉलो करोगे तो डाई की वजह से पिगमेंटेशन होना या फिर धूप की वजह से पिगमेंटेशन होना, ये सब चीजें नहीं होंगे। ओके। और जैसे कि पिगमेंटेशन और टैनिंग में क्या डिफरेंस है? पिगमेंटेशन मतलब यूजुअली जो चीक्स पे पैची, हाँ पैची जो आ जाते हैं, वो एक तरह का पिगमेंटेशन जो होता है, तो वहां पे मेलेनिन मतलब जो स्किन को कलर देता है, वो वाला पिगमेंट वो ज्यादा हो जाता है। और टैनिंग में ओवरऑल आपकी स्किन थोड़ी सी एक शेड डार्क हो जाती है और थोड़ी थिक भी हो जाती है। टैनिंग बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपकी स्किन को धूप से बचाने के लिए। अच्छा। हाँ, और पिगमेंटेशन के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट टैनिंग इज मोस्टली एक सुपरफिशियल ऊपर के लेयर में पिगमेंटेशन आ जाता है जो धूप की वजह से होता है। तो उसको टैनिंग के लिए कुछ आप होम रेमेडी भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, जो बचपन से हम देखते हैं कि मुल्तानी मिट्टी है, फिर आपका बेसन का आटा है, फिर बनाना हनी मास्क है, या फिर ये ओट्स का मास्क है, या फिर अलग अलग फ्रूट्स लगाते हैं, जैसे पपैया लगाते हैं, कोई टोमेटो लगाता है, कोई नींबू और हल्दी लगाता है। तो ये सब चीजें क्या करती है, बेसिकली ये ऊपर का एक स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, ऊपर का एक डेड लेयर निकाल देते हैं, तो उससे थोड़ा सा टैनिंग कम हो जाता है। बट अभी मार्केट में इतने अच्छे अच्छे सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं, तो आप ये होम रेमेडीज का थोड़ा सा हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि अभी नींबू है, टोमेटो है, इससे रेड पैचेस आ सकते हैं। आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इवन मुल्तानी मिट्टी से आपको रैशेस आ सकते हैं। सो इट इज बेटर कि आप प्रॉपर एडवाइस या गाइडेंस से ही हाँ
ट्रीट करे टैनिंग या पिगमेंटेशन को, तो डॉक्टर rather का than home एडवाइस remedies। लेके हाँ अगर तुम करो Yes। तो ये बेटर वे से तुम तुम्हारी हाँ स्किन को प्रोटेक्ट कर हाँ सकते हो। yes। राइट। हम सबको हमेशा यंग दिखना तो अच्छा लगता ही है, क्यों दोस्तों? तो स्किन एजिंग प्रॉब्लम क्या होता है और ये स्किन एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है क्या? सी एजिंग जब हम पैदा हो जाते हैं तभी से एजिंग शुरू हो जाता है, बट जो स्किन में एजिंग के साइंस, एजिंग मतलब क्या, जो हमारे सेल्स है उनमें एक जो रीजनरेटिव फंक्शन रहता है वो थोड़ा सा कहीं पे कम हो जाता है। तो ये आइडियली 25 एज के बाद थोड़ा सा सेल टर्नओवर कम हो जाता है, और जो हमारे स्किन में कोलेजन है, इलास्टिन है, ये भी धीरे धीरे कम होने लगता है। एजिंग में मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल एजिंग है, जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग जिसको हम नहीं रोक सकते। दूसरा है फोटो एजिंग। फोटो एजिंग हम अगर फोटो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा। नॉर्मल एजिंग हम सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हैं, 5-10 साल उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो अभी ऐसे बहुत सारे मतलब ट्रीटमेंट्स है, केमिकल्स है। अभी रेटिनॉल इज वेरी नोन प्रोडक्ट, तो बेसिकली आप सिंपल रेटिनॉल भी लगाओगे आफ्टर 25+, तो यू कैन प्रिवेंट एजिंग, या थोड़ा सा एजिंग आप पोस्टपोन कर सकते तो हो। उसके साइड इफेक्ट्स एज सच? रेटिनॉल देखिए एक फोटोसेंसिटिव दवाई है, तो यूजुअली उसके प्रॉपर गाइडेंस से ही लगाना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे सीरम्स है, कोई पेशेंट्स आ जाते तो दे आर ऑलरेडी यूजिंग नियासिनामाइड, दे आर ऑलरेडी यूजिंग हाइलुरोनिक एसिड, तो ऑलरेडी वो AHA BHA लगा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि व्हाट इज AHA, व्हाट इज BHA। AHA BHA दीज आर यूजुअली यूज्ड फॉर पिगमेंटेशन निकालने के लिए, बट ये एसिड्स है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। बट यंगस्टर्स आते हैं जो ऑलरेडी दे आर यूजिंग AHA BHA, ऑलरेडी दे आर यूजिंग सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश। तो आई थिंक कि प्रॉपर आपके डॉक्टर के एडवाइस से ही ये दवाई वाले सीरम्स या मेडिसिन यूज करनी चाहिए। विद गाइडेंस आप अगर मेडिसिन यूज करो तो उसका स्किन का हैंडलिंग बेटर वे से होगा। राइट। वरना देर आर चांसेस कि आपको रैशेस आ सकते हैं, रेड पैचेस आ सकते, किसी किसी को अगर एलर्जीज है तो वो एलर्जी एग्रेवेट हो जाती है, एंड इट कैन गिव अ वेरी बैड पिगमेंटेशन। तो वो रिकवर होते होते ही परेशानी हो जाती है। तो अब जैसे कि ये स्किन केयर के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ में कि जैसे कि ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो होती है कि लेजर ट्रीटमेंट्स, तो ये लेजर ट्रीटमेंट के बारे में क्या हो गया है कि अगर नॉर्मली सोचा जाए तो कहीं पॉजिटिव डिस्कशन होता है, कहीं उसके लिए निगेटिव डिस्कशन होता है, तो इसके बारे में काफी शायद मिसकंसेप्शंस है। तो एग्जैक्टली ये चीज करना चाहिए या नहीं, या कौन से एज ग्रुप में ये करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? ओके, सी लेजर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। लेजर्स दीज आर यूजुअली एनर्जी बेस्ड मशीन्स हैं जो अलग अलग स्किन प्रॉब्लम के लिए हम यूज करते हैं। सो लेजर्स में पिगमेंटेशन का लेजर अलग है, आपके स्कार ट्रीटमेंट का लेजर अलग है, हेयर रिमूवल का लेजर अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन लाइक आपका प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर लेजर ट्रीटमेंट डिपेंड होता है कि कौन सी मशीन यूज होगी। लेजर हम कब यूज करते हैं, जब हमारे सपोज पिगमेंटेशन है, आप क्रीम से या फिर केमिकल पील से थोड़ा टाइम लग रहा है, या फिर डीपर पिगमेंटेशन है, फिर हम लेजर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट है। अभी हेयर रिमूवल है, हेयर रिमूवल जैसे पेशेंट आते हैं कि हमें हेयर रिमूवल करना है, तो सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि वो हेयर रिमूवल कंप्लीट हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट नहीं रहता, वो सिर्फ लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट है, ना कि रिमूवल। सो उससे बाल ऐसे नहीं कि आप 8-10 सेशन करोगे और एक भी बाल नहीं आएगा, दैट इज जस्ट रिडक्शन। और किसने हेयर रिमूवल करना चाहिए, लेजर हेयर रिमूवल, जिनको बहुत थिक और ब्लैक डार्क बाल हैं, फिर वो फेस पे हो या बॉडी पे, तो वो बाल
थिन और वेललेस हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली हाँ, हेयर हाँ, होते हैं, वैसे ब्राउनिश और थिन हो जाते हैं, पर ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे वो आएंगे ही नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, और आइडियली हम 18 के पहले लेजर हेयर रिमूवल रेकमेंड नहीं नहीं करते। करते। हाँ, ओके। कोई भी लेजर हो, पिगमेंटेशन का हो, एक्ने स्कार्स का हो, 18 प्लस के बाद ही, क्योंकि कैसे है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हेयर बाल है, सपोज पेशेंट को बहुत सारे फेशियल हेयर है, तो इसका रीजन पहले ढूंढना फाइंड बहुत आउट करना जरूरी है। जरूरी है। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ट्रीट करना पहले जरूरी है। आप ना सिर्फ कि लेजर हाँ, कर लो। क्योंकि फिर ट्रीटमेंट से फर्क नहीं तो आएगा। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जब वो हाँ, रूट से वो चीज को ट्रीट हाँ, करेंगे तो वो और राइट होता 18 है, के पहले कैसे होता है, बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बैलेंस होता तो है। वो 18-19 तक आते आते हार्मोनली भी स्टेबल हो जाते, फिर हम बाद में ये सब ट्रीटमेंट से उनका हेयर रिडक्शन कर सकते हैं। हैं। ठीक है। अब जैसे लेजर ट्रीटमेंट है वैसे ही जो मार्केट में अभी हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, हाँ, बोटॉक्स है, नैनोप्लास्ट है, प्लास्ट है, सिस्टीन, केराटिन, तो ये ट्रीटमेंट के बारे में आपका क्या सजेशन है? सी अभी केराटिन है, सिस्टीन है, दीज आर मतलब इसमें केमिकल्स जो यूज होते हैं वो आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं, आपके शैफ्ट पे जो एक बॉन्ड बना रहता है उसको ब्रेक करके फिर अंदर केराटिन पेनेट्रेट करता है, तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल बालों को वो डैमेज करेगा। केराटिन में जो फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है वो लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं होता, सो वी यूजुअली डोंट रेकमेंड। बोटॉक्स के बारे में अगर बात करूँ तो हाँ, बोटॉक्स इज जस्ट अ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, तो बोटॉक्स वैसे सेफ है, आप बोटॉक्स करवा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल दे यूज हीट, जिसमें बहुत सारा आयनिंग होता है, तो देर आर चांसेस कि आपके हेयर डैमेज हो और हेयर फॉल बढ़ सकता है। हाँ, एंड नैनोप्लास्टी अगेन इट इज सेम अ टाइप ऑफ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है, बट इसमें केमिकल्स थोड़े से कम है, प्रोटीन्स का यूज ज्यादा है, पर हाँ, किसी किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अभी जो ये हेयर ट्रीटमेंट्स है, अगर ये किसी ने कर ली है या जिनको करना ही है तो उन्होंने हेयर केयर क्या करना चाहिए? बेसिकली कैसे है, अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके कुछ अलग शैम्पूज रहते हैं, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, जो थोड़ा सा लेस हार्श होते हैं, तो वो आपको थोड़े दिन के लिए यूज़ करना है ताकि आपने जो भी ट्रीटमेंट किया है वो आप मेंटेन कर सकें। दूसरी एक बात है कि वी यूजुअली रेकमेंड टेकिंग थोड़ा हेयर सप्लीमेंट्स, ताकि अगर हेयर फॉल भी हो तो थोड़ा सा रिकवर भी हो जाते हैं। तो हाँ, देयर इज नो हार्म इन डूइंग बोटॉक्स, जैसे मैंने बोला, पर प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा सप्लीमेंट अच्छा ले लो और उसके साथ आपका डाइट प्रॉपर ले लो जिसमें बहुत सारा प्रोटीन है। हाँ, क्योंकि बाल मतलब प्रोटीन होता है। सही है, सही है। तो अब ये जैसे बालों का हो गया, उसके साथ साथ में अब कोलेजन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ सप्लीमेंट्स हो या ये चीज़ लेना चाहिए, या इसके बारे में आप हमको क्या बताओगे? सी, कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे मैंने बोला कि 25 के बाद ये कोलेजन थोड़ा सा कम होने लगता है। इसको बूस्ट करने के लिए हम, जैसे मैंने आपको डाइट के बारे में बोला, बहुत सारे डाइट में भी चीजें हैं जो आपके कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं, और जो अलग से सप्लीमेंट है वो भी आप ले सकते हैं। बट जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो वो जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत दिनों तक या बहुत महीने तक नहीं ले रहे, और उसमें थोड़ा सा ब्रेक दे के आप ले सकते हैं, और दीज आर क्वाइट सेफ। और ये सप्लीमेंट का भी आप गाइड डॉक्टर से लो तो भी ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज मच बेटर। और जैसे मैंने शुगर के बारे में बोला, एक्सेसिव शुगर से एक्चुअली एजिंग बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। शुगर कोलेजन को ब्रेक डाउन जो करता है वो बहुत स्पीड से करता है, तो शुगर इंटेक थोड़ा सा कम रखना चाहिए। ओके, चलो ये जो हम हर टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करें, उसके बाद कुछ एकदम ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं
जिनके हाँ। हम कुछ रैपिड आपके साथ हाँ। में रैपिड क्वेश्चन सीरीज लेना चाहते हैं हम्म। कि तो मैं शुरू करती हूँ रैपिड क्वेश्चन से कि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि मेकअप करना चाहिए या नहीं? कर सकते हैं, बट आपकी स्किन को पहले प्रोटेक्ट करना है। आप प्राइमर लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, आपके पोर्स को सील करो, फिर आप मेकअप करो। और जो भी मेकअप आप कर रहे हो वो थोड़ा सा टेस्ट करके ही लगाना है, और हर बार अलग अलग ब्रांड्स, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना। स्टिक टू फ्यू गुड ब्रांड्स, फिर देर इज नो इशू। और एक बार आपका जो भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, हो गया, जस्ट मेक श्योर यू क्लीन एवरीथिंग, सो देर विल बी नो इशू। ओके, ग्रेट। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि मार्केट में अवेलेबल सीरम यूज करना चाहिए या नहीं? आई वुड से डॉक्टर के एडवाइस से यूज करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कभी कभी ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस आ सकता है, एक्ने बढ़ सकते हैं। सो इट इज बेटर कि आपके डॉक्टर के एडवाइस से यूज करें। हाँ, हेयर डाई करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली नहीं, बट अगर जैसे हेयर डाइज में भी अलग अलग हेयर डाई होते हैं, हाँ। टेम्पररी है, परमानेंट है, सेमी परमानेंट है। सो टेम्पररी हेयर डाइज आर यूजुअली बेटर। सी, अभी इतना ग्रेइंग का प्रॉब्लम बढ़ गया है, आई कैन नॉट से कि हेयर डाई मत करो, बट देन उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि सपोज आप घर पे डाई कर रहे हो तो अच्छे से एक थिक पेट्रोलियम जेली का कोट लगाओ चेहरे पे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला कि डाई की वजह से पिगमेंटेशन आता है। तो आप जब घर पे वॉश करते हो तो पूरा डाई आपके चेहरे पे, स्किन पे आ जाता है। तो जैसे आप वैसलीन होता है या वैसलीन है, या आपका मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगा के फिर आप डाई लगाओ और फिर वॉश कर सकते हैं। तो वो प्रिवेंट करेगा हाँ, स्किन और को। जितना टाइम उस पे लिखा है, सपोज 30 मिनट्स लिखा है, तो आप 10 मिनट कम रखो। ओके। हाँ, एंड डोंट लीव इट फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब लगाया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या नहीं? एक्चुअली यस, लेनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो डाइट होता है वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट होता है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि बायोटिन है, मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फिर कोलेजन है, ये आप चेंज करके ले सकते हैं। विटामिन सी है, ओरल विटामिन सी, फिर ग्लूटाथाइन है, ये आप थोड़े दिन के लिए लेके थोड़ा बीच में ब्रेक देके यू कैन सेफली टेक दिस न्यूट्रिशनल। तो ये न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स है, नॉर्मली क्या एज से हमने वो चीज डॉक्टर को भी पूछना रहा, तो क्या एज से लेना चाहिए? अगेन 18 प्लस के बाद ही। ओके। और जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी दवाई या टैबलेट या एक्सटर्नली कुछ भी ले रहे हो तो आपके बॉडी का कहीं ना कहीं आपके किडनी पे, लीवर पे वो लोड है। हाँ। सो बहुत दिनों के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। टेक इट फॉर शॉर्ट पीरियड, 2-3 महीने ले लिए तो यू कैन स्टॉप इट। बालों को तेल लगाना चाहिए या नहीं? आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो नहीं। अच्छा। जैसे डीप कंडीशनिंग है, आपके बाल बहुत फ्रीजी है, ड्राई है, तो आप वॉश करने के पहले लगा सकते हैं। जैसे हम जैसे ओल्डन डेज में लगाते थे, तेल लगा के, हाँ, 1 घंटे पहले लगाओ या पहले दिन लगाओ, पर एक बार आपने वॉश किया तो स्कैल्प को ऑयल नहीं लगाना। अच्छा। आपके बाल ड्राई है तो आप स्ट्रैंड्स को लगाओ या फिर कोई सीरम लगाओ, बट डैंड्रफ अगर है तो ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। फेयरनेस क्रीम इंजेक्शंस लेना चाहिए या नहीं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। फेयरनेस क्रीम्स आजकल बहुत सारे ऐसे फेयरनेस क्रीम्स है, बट वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या है। मोस्टली अभी जो हम देखते हैं कि पेशेंट्स बेटनोइट लगाते हैं, पैंडम लगाते हैं, डर्मीफाइव लगाते हैं, दीज आर वेरी डेंजरस। उसमें स्टीरॉयड होता है जो धीरे धीरे, ठीक है, वो 8 दिन में आपकी स्किन को फेयर करेगा, पर धीरे धीरे आपकी स्किन को थिन करेगा, एक रेडनेस आ जाता है उसके। मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं विच इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। सो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस आप कभी भी स्टीरॉयड क्रीम या स्टीरॉयड कंटेनिंग कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं लगाना चाहिए। इंजेक्शंस के बारे में आजकल जो चल रहा है वो ग्लूटाथाइन है। सो ऐसे कोई स्टडीज नहीं है उसके सेफ्टी के बारे में, बट इक्वली
इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ स्टडीज भी नहीं है कि वो हार्मफुल है. हार्मफुल है. अच्छा. दैट इज जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट. ग्लूटाथियोन आपको थोड़ा सा टैनिंग से बचाएगा, आपकी स्किन को थोड़ा सा मतलब ग्लो देगा, एकदम ऐसे फेयर नहीं करेगा. पेशेंट्स को लगता है कि इंजेक्शन ले लो फिर फेयरनेस आ जाए, ऐसे नहीं होता. दैट इज जस्ट एन एंटीऑक्सीडेंट. वो आपको भले ही नुकसान ना करे पर ज्यादा फायदा भी नहीं देगा. हाँ. ओके. तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने स्किन, हेयर, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो, या फिर टैबलेट्स लेना रहो, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आज हमको डॉक्टर वृषाली पटेल ने बताया है. तो हम लोग ये चीज़ों को फॉलो करेंगे, डे एंड नाइट का स्किन शेड्यूल फॉलो करेंगे, और कुछ अगर मेजर प्रॉब्लम लगता है तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करके चीज़ें करेंगे. सो थैंक यू सो मच वृषाली मैम कि इतने शॉर्ट टाइम में आपने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई, हमारे काफ़ी सवालों के बहुत अच्छे से हमको जवाब मिल गए. थैंक यू सो मच. तो एक हैंडमेड गिफ्ट आपके लिए हमने बनाया है. यस, बैठे बैठे. माई 6 यार्ड बुटीक का कलेक्शन बहुत ही यूनिक है. ये मैं दिल से बोल रही हूँ. लातूर में कहीं पे भी ऐसे वैरायटीज और फैशन भरा हुआ और इतना ज्यादा कलेक्शन मैंने नहीं देखा. थैंक यू सो तो मच. सेम पैटर्न आपको सभी शॉप्स में दिखेंगे, बट दिस इज समथिंग यूनिक. सो आप जरूर आओ, विजिट करो. और स्पेशली नवरात्रि के लिए तो बहुत सारा कलेक्शन है और सारे कलर्स में है. सो don't miss it. And I would like to thank Nikita for inviting me here. So मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि जो भी हमारा नॉलेज है उसके बारे में अगर ऑडियंस को थोड़ा भी फायदा हुआ तो विल बी ग्रेटफुल. So thank you Nikita for inviting us. Yes, thank you so much. So friends, today's fashion mantra है, skin is mirror of your body and your attire is mirror of your fashion sense. So get the best fashion from my 6 Yard The Boutique. और आज का ये सेशन आपको कैसे लगा पक्का कमेंट कीजिए. कल है डे 6, कल सेम टाइम 4 o'clock फेसबुक लाइव हम मिलेंगे. सोशल मीडिया पे आपको सब लिंक मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.